प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8 के सामाजिक विषय में भूगोल की पाठ्य पुस्तक हम पृथ्वी और हमारा जीवन में पाठ 7 भारत मानव संसाधन पर चर्चा करेंगे। इस पाठ को हम लोग 3 भागों में जानेंगे। 3 भागों में जानने का अर्थ ये हुआ कि हम लोग इस पाठ को खूब अच्छे से समझ सकें। पाठ बड़ा है, इसलिए इसे थोड़े थोड़े भागों में जानेंगे तो अच्छे से समझ पाएंगे। आज हम लोग इसके प्रथम भाग पर चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछले पाठ में आपने साधन के बारे में जाना था। साधन के बारे में आपने जाना था कि यातायात के कौन कौन से साधन होते हैं, जल मार्ग, स्थल मार्ग और वायु मार्ग पे कौन कौन से साधन चलते हैं। उसी के साथ साथ आप संचार के साधनों के बारे में भी जाने थे। संचार के साधनों में आपने डाक, तार, रेडियो, टेलीविज़न, मोबाइल आदि के बारे में खूब चर्चा सुनी थी। इसी के परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ते हुए आज क्या क्या जानेंगे इसके बारे में जानते हैं। आज हम लोग साधन क्या है इसके बारे में जानेंगे। मानव संसाधन क्या है इसकी चर्चा आज हम लोग करेंगे। इसके साथ ही साथ अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है, भारत की जनसंख्या कितनी है और भारत में जनगणना का क्या इतिहास रहा, इसके बारे में भी हम लोग आज जानेंगे। जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। मृत्यु दर के कमी के क्या कारण है इसको भी जानेंगे और मानव संसाधन के संगठनों के बारे में थोड़ी सी चर्चा आज हम लोग करेंगे। अब हम लोग साधन के बारे में जानते हैं। साधन किसे कहते हैं? जिस वस्तु के द्वारा हम लोग कोई कार्य करते हैं वो होता है साधन। साधन को हम जरिया भी कहते हैं। मान लीजिए जैसे हम लोग कॉपी, पेन, पेंसिल से अपनी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो ये क्या है? ये एक शैक्षिक साधन है जिसी के द्वारा तो हम पढ़ाई लिखाई करते हैं। यही एक साधन है, साधन इसी को कहते हैं। अब आप जैसे घर बनाते हैं तो ईंट, पत्थर, बजरी आदि का प्रयोग करते हैं। ये सब घर बनाने के साधन हैं। उसके साथ ही साथ साधन तो बहुत सारे हैं, लेकिन उपयोगी तभी बनता है जब मनुष्य उसका प्रयोग करता है। इसीलिए मानव को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। अब हम मानव संसाधन की बात करें। किसी भी देश का विकास वहाँ पर रहने वाले कर्मठ, योग्य और कुशल नागरिकों पर निर्भर करता है। अगर प्रकृति में तो हमारे बहुत संसाधन हैं, बहुत सारे संसाधन प्रकृति में रहते हैं, लेकिन वो उपयोगी तब तक नहीं होते हैं जब तक मनुष्य उसका उपयोग ना करे। जैसे ही मनुष्य उसका उपयोग एक अच्छे ढंग से करने लगता है वो एक संसाधन बन जाता है। तो उस संसाधन को इसीलिए मानव को तो एक महत्वपूर्ण संसाधन माना गया है। मानव को उत्पादक के 4 कारकों में से एक कारक भी माना गया है। 4 कारक कौन कौन से हैं? भूमि, श्रम, पूंजी और श्रमिक। श्रमिक कौन है? श्रमिक मानव ही तो है। मानव जो है वो एक उपयोगी संसाधन इसीलिए कहा जाता है। किसी भी देश का विकास अगर वहाँ का व्यक्ति कुशल और योग्य है, प्रशिक्षित है, व्यावसायिक है, तो उस देश का विकास बड़ी तीव्र गति से होता है। और अगर वो ऐसा नहीं है, इसके विपरीत, तो जनसंख्या खूब ज़्यादा है तो देश का विकास बाधित होने लगता है। बढ़ती जनसंख्या देश के लिए चिंता का विषय होती है। जैसे भारत में आप सभी जानते हैं बड़ी तेज़ी से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और देश का विकास उतनी तेज़ी से नहीं हो पा रहा है। और उपलब्ध संसाधन से ज़्यादा अगर मानव की जनसंख्या हो गई, यानी जैसे मान लीजिए कि आपके घर में 2 कमरे हैं और रहने वाले 10 लोग हो गए तो कितनी असुविधा होगी। उसी तरह अगर देश में भूमि कम है, संसाधन कम है और मानव की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो ये हमेशा देश के लिए बाधक है। हम अब जैसे हमने बताया कि जनसंख्या ज़्यादा है तो देश के लिए बाधक है, तो अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है ये जान लेते हैं। अनुकूलतम जनसंख्या वह जनसंख्या है जो देश में उपलब्ध भूमि, सुविधाओं और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव न डालती हो। अर्थात कोई भी जनसंख्या जहाँ जिस देश की भूमि हो, भूमि जितनी है, सुविधाएं जितनी हैं और प्राकृतिक संसाधन जितने हैं, उसको उस पर अधिक दबाव न डालते हुए उसका विकास करती हो, तो ये अनुकूलतम जनसंख्या हुई। अनुकूलतम जनसंख्या जनसंख्या की एकदम अच्छी स्थिति होती है। ये एक औसत स्थिति है, ना तो ज़्यादा और ना ही कम।
इस स्थिति में हमारे पास संसाधन बहुत ज़्यादा होते हैं, तो अगर जनसंख्या थोड़ी बढ़ भी गई तो वो देश के विकास में बाधक नहीं बनेगी। लेकिन इसके ठीक विपरीत की स्थिति प्रतिकूलतम जनसंख्या कहलाती है, जो किसी भी देश के लिए नुकसानदायक होती है। ये तो हो गई जनसंख्या की बात। अब हम भारत की जनसंख्या की बात करते हैं, क्योंकि हम अपने देश में रहते हैं, अपने देश की स्थिति हमारी क्या है ये हम जान लेते हैं। भारत की जो जनसंख्या है वो हमारे देश की 2011 में हमारे भारत में कुल 121 करोड़ जनसंख्या निवास करती है। इसी तरह अगर हम देखें कि बढ़ती जनसंख्या, जो हमने अभी बताया कि बढ़ती जनसंख्या किसी भी देश के लिए बाधक होती है, तो भारत में भी बढ़ती जनसंख्या देश के लिए बाधक है। एक आंकड़े के अनुसार पूरे विश्व की 17% जनसंख्या हमारे ही देश में निवास करती है ना बहुत बड़ी बात। इसीलिए पूरे विश्व में भारत को जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर माना जाता है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पर चीन देश है। चीन भारत विश्व में सब प्रथम स्थान पे है और द्वितीय भारत है। लेकिन यहाँ पर जो देखा जाए तो चीन का क्षेत्रफल, भौगोलिक क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से ज़्यादा है। भारत का क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत पूरे विश्व में 7वें स्थान पर है। तो ये देखा गया। अब देखिए कि कितनी कम जगह पर कितनी ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही है। ये एक विस्फोटक स्थिति है। भारत की जनसंख्या की अगर हम बात करें तो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की जो जनसंख्या है उसको जोड़ दिया जाए तब भी भारत की जनसंख्या इस जनसंख्या से ज़्यादा होगी। और उस पर भी स्थिति देखिए, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बराबर हम प्रतिवर्ष बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया महादेश की जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार उतनी जनसंख्या तो हम प्रतिवर्ष हमारे देश की वृद्धि हो रही है। तो आप समझ गए होंगे कि जनसंख्या की कितनी विस्फोटक स्थिति है। ये जनसंख्या इतनी नहीं थी हमारे देश में, आज़ादी से पहले ये जनसंख्या इतनी नहीं थी। लेकिन 1951 से 1981 के बीच में हमारे देश में ज़बरदस्त वृद्धि हुई, जिसके कारण आज हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं। ये वृद्धि का कारण चिकित्सीय सुविधाओं में सुधार का होने के कारण जन्म दर में वृद्धि थी और मृत्यु दर में कमी आ गई। उसके साथ साथ अनाज की उत्पादकता भी बढ़ गई, यानी खाद्यान्न की उत्पादकता बढ़ने के कारण भूखमरी आदि खत्म हो गई। तो हमारे देश में 1951 से 1981 के बीच में ज़बरदस्त जनसंख्या वृद्धि हुई। भारत की जनगणना की बात करते हैं। अभी हमने जनसंख्या की बात की थी, जनसंख्या, लेकिन जनसंख्या पता कैसे चले कि ये जनसंख्या हमारी इतनी है? इसके लिए हमारे देश में प्रति 10 वर्ष पे यहाँ के लोगों की संख्या को गिनवाया जाता है। इसी को जनगणना कहते हैं। जनगणना का अर्थ है लोगों को गिनना। हमारे देश के में भारत सरकार जो है वो 10 वर्ष में एक बार जनगणना करवाती है। इस जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन हुई थी। सबसे पहले ब्रिटिश लॉर्ड मेयो के दिमाग में ये बात आई थी कि हमारे देश की जनगणना करा ली जाए, तो उन्होंने इसकी जनगणना कराई थी। और इसके बाद अब तक हमारे भारत देश में अब तक 15 बार ये जनगणना कराई जा चुकी है। इसी के अनुसार देश की योजनाएं बनती हैं। ये तो पूरे भारत की बात कर रहे हैं। अगर जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ उस समय से जनगणना की बात अगर हम करें तो जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था और 1950 में देश का संविधान लागू हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं। तो 1950 में जब देश का संविधान लागू हुआ तो 1951 उसके जस्ट एक साल बाद हमारे स्वतंत्र भारत में जनगणना कराई गई। ये देखा गया कि इस समय हमारे देश की क्या स्थिति है। ये जनगणना भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन कराई गई थी और कराने का जिम्मा जनगणना आयुक्त का था, जो उस समय केसी चंद्र मौली जनगणना आयुक्त थे। इन्होंने भारत की जब देश की जनगणना कराई और पता लगाया कि हमारे देश में कितनी महिलाएं, कितने पुरुष, कितने बच्चे या कितनी जनसंख्या निवास करती है। और आज अभी तक हमारे देश में 2011 में आखिरी जनगणना हुई है और 2021 यानी अगले साल ये जनगणना प्रस्तावित है। अब तक
स्वतंत्र भारत में 7 बार जनगणना कराई जा चुकी है। तो 8 बार स्वतंत्रता से पहले और 7 बार स्वतंत्रता के बाद, कुल मिलाकर 15 बार जनगणना हमारे देश की हो चुकी है। केवल इसके बीच में एक बार हमारे देश में 1941 में जनगणना नहीं कराई गई थी, क्योंकि 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसके कारण जनगणना नहीं हो पाई थी। तो कुल मिलाकर हमारे देश में 15 बार जनगणना हो चुकी है। जनसंख्या की बात करें, अभी तक हम जनगणना की बात कर रहे थे, जनसंख्या की बात कर रहे थे। जनसंख्या क्या है ये भी जान लेते हैं। जनसंख्या एक विशेष जाति या कई जातियों के सभी लोग जो एक विशेष स्थान पर विशेष समय में रहते हैं, उसे जनसंख्या कहते हैं। बढ़ती जनसंख्या भारत के लिए विकृत समस्या है। जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि का सिद्धांत सबसे पहले टी.आर. माल्थस ने 1778 ईस्वी में प्रस्तावित किया था। अब हम देखते हैं भारत में जनसंख्या वृद्धि दर का वितरण, यानी कहाँ पर कितनी जनसंख्या का वृद्धि दर है। पूरे विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर समान नहीं है, सब कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। उसी तरह भारत में भी जनसंख्या वृद्धि दर समान नहीं है। भारत में भी कहीं कहीं जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है और कहीं कहीं जनसंख्या वृद्धि दर बहुत कम है। जनसंख्या वृद्धि दर वाले जहाँ पर ज़्यादा हैं वो वाले क्षेत्र कौन से हैं? सिंधु गंगा का मैदानी प्रदेश और पश्चिम में हरियाणा से लेकर पूर्व में पश्चिमी बंगाल तक। सिंधु गंगा का मैदानी प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा से लेकर पूर्व में पश्चिम बंगाल तक, ये क्षेत्र हमारे देश के उच्च जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ज़्यादा है। उसके विपरीत भारत में जो निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र हैं वो हैं गोदावरी नदी घाटी, छत्तीसगढ़ का मैदान, छोटा नागपुर का पठार और उड़ीसा। ये क्षेत्र हमारे देश में निम्न जनसंख्या वृद्धि दर वाले क्षेत्र हैं। अब उच्च वृद्धि दर वाले क्षेत्र और निम्न वृद्धि दर वाले क्षेत्र का कारण क्या है? कारण बस स्पष्ट है, साक्षरता है। जहाँ पर साक्षरता ज़्यादा है, जहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियाँ ज़्यादा हैं, अच्छी हैं, जहाँ पर तापमान बढ़िया है, रहन सहन रहने का स्थान बढ़िया है, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर ज़्यादा है। और उसके विपरीत जहाँ पर ये स्थितियाँ नहीं हैं, वहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर कम है। जनसंख्या वृद्धि दर को हम समझने के लिए अगर 100 वर्ष का एक अनुमान आंकड़ा मान लें तो जनसंख्या वृद्धि दर को हम 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसको हम इस तरह समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर को हम अपने देश केवल 100 वर्षों में इस तरह समझते हैं। जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे पहले हम गतिहीन वृद्धि दर के बारे में बात करते हैं, यानी इसे 4 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले गतिहीन वृद्धि दर, जो 1921 से पहले का काल था। 1921 से पहले के काल में गतिहीन वृद्धि दर थी, यानी उस स्थिति में जनसंख्या इस काल में 1921 से पहले जो हमारे देश की स्थिति थी उसमें जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम थी। क्यों? क्योंकि अकाल था, भूखमरी थी, महामारी थी, जिसके कारण मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी और जन्म दर उतनी ज़्यादा नहीं थी। उसके बाद सेकंड फेज पे अगर हम आते हैं तो नियमित वृद्धि दर 1921 से 1951 तक, ये जो समय था उसमें नियमित वृद्धि दर हो रही थी। नियमित वृद्धि दर का ना ज़्यादा वृद्धि दर थी और ना बहुत कम, दोनों का बैलेंस बराबर था। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर हम आ जाते हैं तो तीव्र वृद्धि दर है। तीव्र वृद्धि दर का अर्थ हुआ कि 1951 से 1981 के बीच में, अभी हमने आपको बताया कि इस काल में हमारे देश की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई थी। कारण चिकित्सीय सुविधाओं का सुधार था और खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हो रही थी, जिसके कारण भूखमरी और अकाल महामारी नहीं फैल रही थी। तो इसी समय में देश की आज़ादी के बाद 1951 से 1981 में हमारे देश जनसंख्या विस्फोट की स्थिति में थी। हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और चौथे फेज पे अगर हम आए तो घटती वृद्धि दर 1981 के बाद 1981 के बाद हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो उसकी वृद्धि दर कम होती गई, क्योंकि 1981 तक लोगों ने ये समझ लिया कि ये जनसंख्या वृद्धि हमारे देश के लिए घातक है, हमारे लिए घातक है, हमारे समाज के लिए घातक है। तो उस पर नियंत्रण करना आवश्यक हो गया। साथ ही साथ सरकार को भी यह ज्ञात हो गया कि इतनी तेज़ी से अगर जनसंख्या हमारी बढ़ी तो भारत देश के लिए नुकसानदायक है।
तो उन्होंने अनेक योजनाएं चलाई जिसका लाभ लोगों ने उठाया और साथ ही लोग छोटे परिवार के फायदे को समझने लगे थे, साक्षर होने लगे थे। तो देश में 1981 के बाद जो जनसंख्या वृद्धि दर हुई वो धीरे धीरे कम होती गई। हमने आपको बताया कि स्वतंत्रता के बाद 1951 में सबसे पहले जनगणना कराई गई थी और 2011 तक ये जनगणना कुल 7 बार कराई गई है। इसके अनुसार एक आंकड़ा निर्मित हुआ, हर 10 साल पे हमारे देश में कितनी जनसंख्या थी और कितनी वृद्धि दर थी। उस आंकड़े को समझने के लिए हम इस चार्ट को देखेंगे। इस चार्ट के माध्यम से हम इसको और अच्छी तरह स्पष्ट समझ सकेंगे। सबसे पहले हम अगर देखते हैं तो 1951 आपको दिख रहा होगा, सबसे ऊपर वर्ष दिख रहा है 1951। हर 10 वर्ष बाद जनगणना होती है, तो 1951, 1961, 1971, 1981 इस तरह से हर 10 वर्ष बाद ऊपर वर्ष लिखे हुए हैं। उसके बाद हमारे देश की कुल जनसंख्या लिखी हुई है कि जनसंख्या कितनी है। जनसंख्या हम करोड़ों में लिखी गई है। उसके बाद अभी हमने बताया वृद्धि दर प्रतिशत में निकाला जाता है, तो लास्ट में वृद्धि दर लिखा हुआ है। तो हम लोग देख लें एक बार कि जनसंख्या वृद्धि कितनी, किस वर्ष में कितनी जनसंख्या थी। 1951 में हम देखते हैं कि हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो 36.10 करोड़ थी और 1961 में यही जनसंख्या हमारी 43.92 करोड़ हो गई थी। वृद्धि दर की बात करें तो 13.31% वृद्धि दर 1951 में थी। उसके तुरंत बाद अगर हम 1961 की जब बात करें तो वृद्धि दर हमारी 21.64% हो गई थी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1971 को भी देख लेते हैं। 1971 में हमारे देश की कुल जनसंख्या कितनी थी? 54.81 करोड़ थी और वृद्धि दर हमारी 24.80 थी। अब हम 1981 की बात कर लें। 1981 में भी यही संख्या दी गई है। अब आप इन संख्याओं को देखते जाइए और अपने इसको समझते जाइए किस तरह जनसंख्या बढ़ती गई और वृद्धि दर भी बढ़ती गई। लेकिन अभी हम 1981 के बाद अगर देखते हैं तो वृद्धि दर कम होती जा रही है। आपको दिख रहा होगा 1981 में हमारी 24.66% वृद्धि दर थी और लेकिन 1951 में आके 23.87% हो गई। इस चार्ट को आप अपनी पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हैं। आपके पाठ में ये चार्ट नहीं दिया गया है, आपकी पुस्तक के पिछले पृष्ठ पर, जो आपका कवर पृष्ठ है उसके सबसे पिछले भाग पर आप देखेंगे तो आपको ये चार्ट दिखाई पड़ेगा। इसको आप ध्यान से देखिएगा और इसकी भारत की स्थिति को आप खूब अच्छे से समझिएगा। उम्मीद करते हैं आप इसको समझेंगे ज़रूर। अब हम जन्म दर मृत्यु दर की बात कर लेते हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि मृत्यु दर में कमी आ गई, जन्म दर में वृद्धि आ गई, तो ये जन्म दर मृत्यु दर है क्या, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। देश के विभिन्न नगरों, ग्रामों और वहाँ के लोगों के नगरों, ग्रामों, शहरों के लोगों के जन्म दर और मृत्यु दर ग्राम पंचायतें, नगर निपालिकाओं और अन्य निकायों में दर्ज होता है। और ये दर्ज कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? हमारे परिवार के मुखिया की। हमारे घर में कितने लोगों ने जन्म लिया या कितनी मृत्यु हुई, इसकी संख्या अपने संबंधित निकाय में दर्ज कराई जाती है, जिसके आधार पर हमारे देश की जन्म दर और मृत्यु दर निकाली जाती है। 1963 तक हमारे देश में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का वर्ष मानकर इसकी गणना की जाती थी, लेकिन बाद में देखा गया कि ये तो गणना ही गलत हो रही है, आंकड़े सही नहीं आ रहे हैं, कुछ बढ़ रहे हैं, कुछ घट रहे हैं। तो बाद में 1963 के बाद यह वर्ष 30 जून तक का मान लिया गया और आज तक 30 जून तक ही वर्ष मानकर इसका आंकड़ा निकाला जाता है, जो आज सही भी है। अब जन्म दर मृत्यु दर को हम पता कैसे लगाते हैं? इसके लिए गणना की जाती है। गणना किस प्रकार की जाती है ये हम जानते हैं। प्रति 1000 की जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या को जन्म दर कहा जाता है। अब इसको हम इस तरह समझते हैं, आपके क्षेत्र में, मान लीजिए आपके क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों की संख्या आप गिन लीजिए। जब आप उसको 1000 व्यक्तियों की संख्या को गिन लीजिए और उस परिवार में उस 1000 व्यक्ति के बीच में कितने बच्चों ने जन्म लिया, इसको गिन लीजिए।
उन बच्चों में कितने बच्चे जीवित बचे, इसको गिन लीजिए। जब जो जीवित बचे शिशु हैं उन्हीं के आधार पर जन्म दर निकाला जाता है। आप समझ में आ गया होगा। इसी तरह सरकार भी करती है। आपने देखा होगा आपके घरों में भी, आपके गाँव में भी लोग रजिस्टर लेके बहुत सारे सरकारी कर्मचारी गणना करने आते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं कितने बच्चों ने जन्म लिया, कितनी जनसंख्या आपके गांव में है, कितने लोग आपके घर में रहते हैं, आप कितने भाई बहन हैं, सब उनको दर्ज कराते हैं। यही तो गणना है। इसी के आधार पे तो सब कुछ निकाला जा रहा है। वही सरकार हमारी करवाती है। तो अब जन्म दर कैसे हम निकालेंगे? 1000 व्यक्तियों के द्वारा उत्पन्न जीवित बच्चों की संख्या को हम जन्म दर मानते हैं और उसी के आधार निकालते हैं। अब मृत्यु दर कैसे निकालते हैं? मृत्यु दर निकालने का भी वही सूत्र है। 1000 जीवित व्यक्तियों में कितने लोग मरे, यानी मृत्यु व्यक्तियों की संख्या, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे जवान हो, कोई भी हो, 1000 में कितने लोग मरे, ये संख्या हम सरकार जब ज्ञात करती है तो वह मृत्यु दर निकालती है। जन्म दर मृत्यु दर निकाल के ही भारत की जनसंख्या के बारे में पता चलता है और अनेक योजनाएं सरकार द्वारा बनाई जाती हैं। ये तो हो गई जनसंख्या और जनगणना की बात और पूरे देश की बात। अब हम अपने प्रदेश की ही बात कर लें, जहाँ हम लोग निवास करते हैं, वहाँ की क्या स्थिति है। अभी तक तो आपने देख लिया जनसंख्या की स्थिति बड़ी विस्फोटक है, तमाम चीज़ें। अब हम ये देख लें कि वहाँ की उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 19.9 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी, अकेले उत्तर प्रदेश में। यह हमारे भारत की जनसंख्या का लगभग 6ठा भाग है। उत्तर प्रदेश में भी कानपुर की जो स्थिति है वो और भी ख़राब है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है, इसीलिए तो 2011 में उत्तर प्रदेश कानपुर को सबसे ज़्यादा जिले वाला जनसंख्या वाला ज़िला घोषित किया गया था। भारत की लगभग आधी जनसंख्या, पूरे भारत की लगभग आधी जनसंख्या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में ही निवास करती है, शेष अगले भाग में निवास करती है। अब आपको भारत की और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के बारे में खूब जानकारी हो गई होगी। तो आज हम लोगों ने क्या क्या जाना ये भी जान लेते हैं। आज हम लोगों ने साधन की परिभाषा जानी, मानव संसाधन जाना, अनुकूलतम जनसंख्या जाना और भारत की जनसंख्या, भारत की जनगणना, जनसंख्या वृद्धि दर, जन्म दर, मृत्यु दर और मृत्यु दर में कमी के कारण के बारे में खूब सारी जानकारी प्राप्त की। अब इस पाठ का शेष अगले भागों में हम लोग जानेंगे। अब हम थोड़े से अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं। अभ्यास प्रश्न में आपको सामने दिख रहा होगा कि सही जोड़े बनाइए। सही जोड़े बनाने में एक तरफ आपको शैक्षिक संसाधन, अनुकूलतम जनसंख्या, मानव संसाधन के संगठन और भारत में 2011 में भारत की कुल जनसंख्या दिख रही है। दूसरे भाग में प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव नहीं डालती, कॉपी पेन किताब और इसके साथ साथ कुल लगभग 121 करोड़ जनसंख्या, लिंग, आयु और साक्षरता दिख रही है। इसको हमें मिलान करना है। एक हम मिला देते हैं, आगे आप मिलाइएगा। एक मिलाने का, जैसे मान लीजिए शैक्षिक संसाधन। शैक्षिक संसाधन क्या है इसको अभी हमने आपको बताया था। अब आप जल्दी से देखिए दूसरे भाग समूह में क्या होगा, सोचिए। सोचा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं। दूसरे भाग में हम कहाँ मिलाएंगे? शैक्षिक संसाधन को हम किताब, पेन, कॉपी में मिलाएंगे। उसी तरह अनुकूलतम जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या को हम कैसे मिलाएंगे? अनुकूलतम जनसंख्या क्या होती है? जो प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव ना डालती हो, वो है हमारे अनुकूलतम जनसंख्या। अभी हमने आपको बताया है। ऐसी स्थिति जनसंख्या की औसत स्थिति होती है जो हमारे देश के या किसी भी देश के लिए फ़ायदेमंद होती है। तो इसको हम झट से दूसरे को पहले में मिला देंगे। अब इसमें मानव संसाधन के संगठन दिया गया है, इसको हम कहाँ मिलाएंगे? इसको हम आयु, लिंग और साक्षरता पे मिलाएंगे। इसे आप अपनी किताब में भी देखिएगा और समझिएगा कि कैसे मिलाया जाता है और आप जल्दी से मिला लेंगे। 2011 जो हमारे अब तक की हमारी सबसे आखिरी जनगणना है, उसके अनुसार भारत की कुल कितनी जनसंख्या थी? याद करिए,
बिल्कुल सही। हमारे देश में उस समय हमारे देश में लगभग 121 करोड़ जनसंख्या निवास करती थी। ये हो गई आपकी मिलान की बात। अभी और बहुत सारे प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं, इसको भी आप करिएगा। अब हम प्रोजेक्ट कार्य की बात करते हैं। प्रोजेक्ट कार्य में आपको भी करने में अच्छा लगता है, हमको भी करने में अच्छा लगता है। और इसमें करना कुछ नहीं है, अपने सगे भाई बहन या आस पड़ोस के सगे संबंधियों और पास पड़ोस के लोगों में आप पता लगाइएगा कि कितनी बालिकाएं आपके यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, कितनी नहीं प्राप्त कर रही हैं। इसकी संख्या जानने के लिए आप अपनी कॉपी में 3 कॉलम बना लीजिएगा। सबसे पहले लिखिएगा कुल बालिकाओं की संख्या, फिर लिखिएगा शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं की संख्या, फिर लिखिएगा शिक्षा ना प्राप्त कर रही बालिकाओं की संख्या। इसमें आप कुल बालिकाओं की संख्या नोट कीजिएगा, कितनी बालिकाएं हैं, फिर लिखिएगा देखिएगा कितने कितनी लड़कियां शिक्षा प्राप्त कर रही हैं और कितनी नहीं। जितनी नहीं कर रही हैं तो आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आप क्या करेंगे, उन बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे और उसे अपने विद्यालय में ले जाकर उसका नाम लिखाएंगे, जिससे वो पढ़ सकें, लिख सकें। तो अब आज के पाठ में बस इतना ही। आपको ये पाठ पढ़ के तो मज़ा आया होगा। बिल्कुल, इसके शेष भाग में हम लोग आगे के बारे में जानेंगे। अभी हमारे 2 भाग शेष बचे हैं, अगली कक्षा में हम लोग जानेंगे। इंतज़ार करिएगा। तब तक के लिए क्या करिएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक के इस पाठ को पढ़ते रहिएगा, इसे दोहराइएगा और आगे के बारे में जानिएगा। तब तक के लिए बहुत सारे ढेर सारे आशीष। खूब पढ़िए, खूब बढ़िए और खुश रहिए।